मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर रविवार को सुबह मची भगदड़ में 10 यात्री घायल हो गए। इनमें 5 का इलाज चल रहा है। 3 घायलों को छुट्टी दे दी गई है। भाभा अस्पताल में सीएमओ सुनील के मुताबिक 2 गंभीर घायलों को केईएम अस्पताल में रेफर किया गया। हादसा प्लेटफार्म नंबर 1 पर सुबह करीब 6 बजे हुआ। अधिकारियों ने बताया कि प्लेटफार्म पर गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस आई थी। उनमें चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई। इधर भगदड़ शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, काश के रेल मिनिस्टर एक रेल मंत्री होते। बांद्रा की घटना यही दर्शाती है कि मौजूद रेल मंत्री कितने सक्षम हैं। बीजेपी ने चुनाव के लिए अश्विनी वैष्णव की बीजेपी महाराष्ट्र के प्रभारी बनाया, लेकिन हर हफ्ते रेलवे में आई कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। यह किसी शर्म की बात है। हमारा देश अक्षम मंत्रियों के साथ में है। उधर सांसद संजय राउत ने भी हादसे को लेकर रेल मंत्री की तंग कसते हुए कहा कि रेल मंत्री बुलेट ट्रेन के बहुत व्यस्त हैं, इसलिए मुंबई यात्रियों की अनदेखी कर रहे हैं। जब से केंद्र सरकार का तीसरा कार्यक्रम शुरू हुआ है, तब से कम 25 बड़ी रेल घटना हुई है। दीपावली और छठ त्योहारों के कारण मुंबई से नॉर्थ की ओर जाने वाली ट्रेनों में बहुत भीड़ देखने को मिल रही है। रेलवे सूत्रों के अनुसार अद्यतन एक्सप्रेस में जनरल कैटेगरी के 22 कोच हैं। एक्सप्रेस को रात करीब 2:45 अयाज में प्लेटफार्म पर 1 पर लाया जा रहा था। ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों ने प्लेटफार्म पे पहुंचने के पहले इस दौरान कोच के सभी दरवाजे अंदर से बंद थे, क्योंकि प्लेटफार्म पर रुकने के बाद भी दरवाजे खोले जाते हैं। ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में कुछ लोग कोच के बीच में आ गए और प्लेटफार्म पर गिर गए। रेलवे सूचना मानना है कि इसी कारण से भगदड़ मची। पश्चिम रेलवे की ओर से यह जानकारी बयान कहा गया है कि 2 लोग घायल हुए हैं। बयान में यह भी बताया गया कि दीपावली और छठ त्योहारों में मद्देनजर अलग अलग डेस्टिनेशन खासकर उत्तर प्रदेश बिहार के लिए 130 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। एक स्पेशल ट्रेनों मुंबई सेंट्रल बांद्रा के साथ साथ पड़ोसी गुजरात, वलसाड और उधना से 2300 चक्कर लगाएगी। भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलियम को लेकर हुई समझौते में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सैनिक की वापसी का पहला कदम है। अगला कदम तनाव कम करना है। मुंबई में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव तभी कम होगा जब भारत को यकीन न हो जाए कि चीन भी ऐसा भी चाह रहा है। तनाव कम करने के बाद बॉर्डर पर कैसे मैसेज किया जाए, इस चर्चा पर बात की जाएगी। जयशंकर ने भारत के चीन विवाद को अलामा 26/11 मुंबई अटैक पर भी बात की। जयशंकर ने कहा, उस वक्त भारत ने कोई जवाब नहीं दिया था। जब हम आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो स्पष्ट है कि जब कोई कुछ करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। हम यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप दिन में व्यापार कर रहे हो और रात में आतंक, और मुझे दिखावा करना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक है। यह भारत स्वीकार नहीं करेगा। यही बदलाव है। एक दिन पहले शनिवार को पुणे में एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार अपनी बात पर अड़े रहना काम करता है। आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसमें 2 कारण हैं। पहला, हम अपनी बात को पीछे नहीं हटे। यह केवल इसलिए संभव हो सका है क्या सेना देश की रक्षा के लिए हमें मौके पर डटी रही और कूटनीति पर अपना काम किया। दूसरा, पिछले दशक में हमने बुनियादी ढांचे की सुधार किया है। जयशंकर ने कहा, मुझे लगता है कि इन 2 कारणों से चलते भारत चीन का विवाद पेट्रोलियम का मुद्दा हल हो सकता है। दरअसल भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के 4 साल सीमा विवाद को लेकर तनाव था। 2 साल लंबी बातचीत के बाद पिछले दिनों में समझौता हुआ। दोनों सेनाएं विवाद पॉइंट देवसांग और डेमचोक से पीछे हटेंगी। 18 अक्टूबर को देवसांग और डेमचोक के पीछे हटने की जानकारी सामने आई है। इसमें बताया गया है कि यह दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 में पहली स्थिति में वापस लौटेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज बंगाल में रवींद्र संगीत की जगह बमों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। बंगाल में राज्य सरकार घुसपैठ करा रही है। गाय और कोयले की तस्करी रोकने के लिए पश्चिम बंगाल के 1 करोड़ भाजपा सदस्य बनेंगे। भाजपा 2026 में 2/3 बहुमत में पश्चिम बंगाल सरकार बनाएगी। जब तक बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगी तो बंगाल में कम्युनिटियों और ममता दीदी के आतंक का मुक्त करने का संकल्प भी। ने रविवार को कोलकाता में भाजपा के सदस्य अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के सर्वोदय अधिकारी के मिथुन चक्रवर्ती मौजूद थे।
शाह ने कहा कि बंगाल में माताओं बहनों को गरिमा हनन हो रहा है। संदेश खली महिलाओं को हमले पर आरजी अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या घटना पर इस पर सबूत है। शाह ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती ने मुझे बताया कि टीएमसी के कार्यकर्ता भाजपा समर्थकों को वोट नहीं करने देते। पश्चिम बंगाल के विधायक की 294 सीट हैं। साल 2021 में चुनाव में टीएमसी ने जीत की हैट्रिक लगाई थी। ममता की पार्टी ने 213 सीट मिली थी। भाजपा को 77 सीट हासिल हुई थी। कांग्रेस लेफ्ट का खाता भी नहीं खोला था। साल 2016 में विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 211 सीट मिली थी। भाजपा के हिस्से केवल 3 सीट आई थी। पश्चिम बंगाल में 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक सभी 7 चरणों का मतदान हुआ था। 4 जून को नतीजे आए थे। राज्य की 42 सीटों में तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीट जीती थी। भाजपा सिर्फ 12 सीटों पर पाई थी। इजराइल ने शनिवार को ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए महिला फाइटर प्लेन को मिशन पर भेजा था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने तस्वीरें और वीडियो जारी कर ईरान के खिलाफ चलाए ऑपरेशन को डेट ऑफ रिस्ट्रेट यानी पछतावे के दिनों में जानकारी दी है। इसके लिए महिला फाइटर जेट के सवार होकर ऑपरेशन पर रवाना होते दिखी। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ फाइटर जेट अपने एरिया में 1600 किमी दूर गए थे। ईरान पर हमले के लिए F-15 या F-16 फाइटर जेट में खुली छोड़ दी गई थी। इजराइल हमले के लिए उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बताई जाती हैं। इसका इस्तेमाल ईरान को इजराइल में 1 अक्टूबर को हमले किया गया था। 1980 में दशक ईरान में युद्ध के बाद पहली बार किसी दुश्मन ने ईरान पर इस तरह का हवाई हमले किए हैं। कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा के मुताबिक इस ऑपरेशन में 4 लोगों की मौत हो चुकी। उधर ईरान ने कहा कि अगले पलटवार करने का पूरा हक है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान को इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन न लेने की चेतावनी दी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट हार चुकी इंडिया को दिवाली पर भी ट्रेनिंग करनी पड़ी। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 2.0 के पीछे चल रही है। तीसरा टेस्ट मुंबई में होना है और यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के लिए अहम है। टीम मैनेजमेंट ने कहा कि सभी प्लेयर्स 1 नवंबर से शुरू होने जा रहे मुंबई टेस्ट की तैयारी करेंगे। भारतीय टीम मैनेजमेंट के ऑप्शन ट्रेनिंग सेशन नहीं रखने का फैसला लिया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक 3 टेस्ट के पहले टीम इंडिया ने 30 और 31 अक्टूबर को अभ्यास करेगी। ये सेशन सभी खिलाड़ियों को अपडेट करना होगा। रोहित कोहली और बुमराह जैसे सीनियर प्लेयर्स को भी दिवाली का आराम नहीं मिलेगा। मुंबई टेस्ट वर्ल्ड के टेस्ट चैंपियन लिहाज में भारतीय टीम के लिए अहम है। लगातार 2 मैच हारने के बाद इंडिया को अब अगले 6 टेस्ट में से 4 जीतने ही होंगे। 5 मैच ऑस्ट्रेलिया में हैं। ऐसे ही टीम इंडिया को आखिरी मैच जीतना ही न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो जाती है तो भारत में पहुंचना मुश्किल होगा। आमतौर पर मैच पहले ऑप्शन ट्रेनिंग के सेशन पर रखा गया है। इससे खिलाड़ियों के पास ट्रेनिंग छोड़ने का विकल्प रहता है। इस सेशन पर खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जिसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। शेष खिलाड़ी होटल के आराम करते हैं। मैच के पहले खिलाड़ी को तरोताज़ा रखने के लिए ऑप्शन ट्रेनिंग में सेशन रखना जाता है। यह ट्रेनिंग सेशन तब तक रखा जाता है जब 2 मैचों के बीच गैप हो। इस सेशन के टीम सभी खिलाड़ियों को मौजूद रहना अनिवार्य होता है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 2.0 के पिछड़ रही है। टीम को कीवियों ने शुरुआती 2 टेस्ट में हराया गया। इससे पहले टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट के सीरीज में क्लीन स्वीप किया था। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार गई है। टीम इंडिया के पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट में कीवियों ने 113 रन से हराया। इस जीत ने कीवियों की 3 मैचों की सीरीज 2.0 की अजय बढ़ा ली है। आखिरी मुकाबला 1 नवंबर को मुंबई वानडे स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 इंडियन एयरलाइंस की 50 फ्लाइट को रविवार को बम के उड़ाने की धमकी मिली। इनमें इंडिगो की 18, विस्ता की 17 और आकाश की 15 फ्लाइट शामिल हैं। इस तरह 14 दिनों में 350 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बम होने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि जांच में यह धमकियां झूठी निकली है।
उधर केंद्र सरकार ने इन धमकियों पर सख्त रवैया अपनाया है। आईटी मिनिस्ट्री ने 26 अक्टूबर को एडवाइजरी जारी करने के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा कि अगर ऐसी झूठी सूचनाओं को फौरन नहीं हटाया इम्यूनिटी रद्द कर दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी सूचनाओं को तुरंत हटाकर इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी देनी। पिछले दिनों प्लेन को मिली धमकियों की वजह से एयरलाइन सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई है। एविएशन मिनिस्ट्री को 600 करोड़ से ज़्यादा नुकसान। केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने राम मोहन नायडू ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार बम की झूठी धमकियां देने वालों को उड़ान भरने से रोकने के लिए कदम उसके विचार कह रही है कि सरकार कानूनों को संशोधित करने पर भी विचार कर रही है। कानूनों में बदलाव किए जाएंगे। जो लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल होंगे उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे लोगों को फ्लाइंग लिस्ट में डाला जाएगा। हम आने वाले दिनों में इसकी घोषणा करेंगे। फ्लाइट में बम की धमकी देने वाले 25 साल युवक को दिल्ली पुलिस ने 26 अक्टूबर को हिरासत में ले लिया था। पुलिस के मुताबिक 25 साल के शुभम उपाध्याय ने 25 अक्टूबर को IGI एयरपोर्ट फ्लाइट में बम की झूठी धमकी देने की पोस्ट की थी। पूछताछ में उसने बताया कि फेमस होने के लिए उसने ऐसा किया। इसके पहले मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव से 17 साल के नाबालिग को हिरासत में लिया। उसका एक दोस्त के पैसे के लिए विवाद चल रहा था। उसने दोस्त के नाम पर एक अकाउंट बनाया है और 14 अक्टूबर को 4 फ्लाइट में बम होने की धमकी पोस्ट की थी। लखनऊ पुलिस कस्टडी में शनिवार को हुई व्यापारी मोहित पांडे की मौत का मामला गरमा गया है। रात तक परिजनों ने लोहिया अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद रविवार के मृतक की पत्नी और मां के साथ इलाके में लोग सबको विभूति खंड के मंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ गए। पहले पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन विरोध बढ़ता देख सब उठाकर मृतक के घर ले गई। इस बीच सपा नेत्री पूजा शुक्ला की घटना का विरोध करते हुए पहुंची। इस बीच सड़क पर बैठ गई। पुलिस ने घसीटकर वहां से हटाया और हिरासत में ले लिया। बीटेक के भाजपा विधायक योगेश शुक्ला भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने माना कि पुलिस गलती हुई है। परिवार को सीएम योगी से मुलाकात करवाने का आश्वासन। उन्होंने मृतक मां और पत्नी को 1 लाख रुपए का चेक दिया। मोहित की मां विधायक से कहा कि पुलिस मेरे बेटे को तड़पा कर मारा। अब हमारी आवाज़ दबाई जा रही। इधर रविवार सुबह चिन्हट थाने के लॉकअप के CCTV सामने आए। परिवार का कहना है कि पुलिस इसके जानबूझकर जारी किया। 17 घंटे का घटना में 5 मिनट का ही बुलेट क्यों जारी किया गया? इसकी पूरी घटना 600 रुपये से लेन देन शुरू हुई थी। और उसके साथी आदेश के बीच झगड़ा हुआ। आदेश ने पुलिस बुलाई और मोहित को पुलिस पकड़कर थाने ले गई। भाई शोभाराम छुड़ाने पहुंचा तो उसका लॉकअप बंद कर दिया। शोभाराम ने बताया कि रात में पुलिस ने मोहित और मेरी पिटाई की गई। मोहित पांडे की मौत हो गई। यूपी उपचुनाव को लेकर बयानबाजी का दौरा जारी है। सांसद डिम्पल यादव ने कहा, भाजपा सरकार हर मोर्चा पर विफल साबित हुई है। हमारे युवा बेरोजगार हैं, महिलाओं और अत्याचार हो रहा है और भ्रष्टाचार बोलबाला है। यह सरकार अपने आखिरी दिनों में है। करहल पहुंची डिम्पल यादव ने सरकार पर चाहे कितने भी दीपोत्सव का आयोजन कर ले, लेकिन अयोध्या में लोगों को साथ अन्याय जारी है। नोएडा के अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से नहीं बल्कि अपने अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे, समझ लो उनकी हार निश्चित है। इधर वाराणसी में सीएम योगी ने स्कॉलरशिप चेक दिया तो छात्र ने पैर छुए। सीएम योगी ने आशीर्वाद दिया। योगी ने कहा, पहले संस्कृति के छात्रों के साथ भेदभाव होता था, लेकिन अब छात्र छात्राओं से मिल रही है। वहीं पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं। पूरी दुनिया अकेले लोहा लेने की ताकत रखता हूं। मुझ पर आरोप लगाने वाले पहलवान आज भी कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। पीडीए न तो बटेगा न तो कटेगा। जो भी ऐसा कहेगा वह बाद में पीटेगा। भाजपा प्रत्याशी और अपने दामाद अनुजेश यादव पर भी जमकर बरसे। कहा, अनुजेश यादव भगोड़ा है, अब वह उसके रिश्तेदारी खत्म हो चुकी है। ऐसे में भगोड़ी को दोबारा पार्टी में कभी नहीं लिया जाएगा। यह बात शिवपाल ने करहल में सपा प्रत्याशी तेज प्रताप के समर्थन में रविवार को करहल में घीघोर कस्बे में हुई जनसभा में कही। वहीं देर शाम तक अनुजेश यादव ने शिवपाल के बयान पर पलटवारा किया। अनुजेश ने कहा कि अखिलेश ने पहले चाचा का भी अपमान किया है।
तो कैसे पार्टी में आ गए। भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव को शिवपाल ने भगोड़ा बताया। उन्होंने कहा कि अब रिश्तेदारी खत्म हो चुकी है, ऐसे में भगोड़े को पार्टी में दोबारा नहीं लिया जाएगा। रिश्ता रखना चाहता है तो अनुजेश अपना पर्चा वापस ले ले। हालांकि अनुजेश यादव ने प्रचार में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन अनुपस्थिति के सवाल पर शिवपाल ने अपनी चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, जबकि बीजेपी जनता से वोट मांगने की बजाय अधिकारियों से वोट मांगती है। अधिकारी वोट दिलाने का काम करते हैं, जनता को धमकाया जाता है। अधिकारियों को संसदीय मर्यादा में पालन करना चाहिए। कांग्रेस नेता अजय राय ने पहले राम मंदिर निर्माण का पूरा कर लें तब दीपोत्सव मनाएं के बयान पर शिवपाल यादव ने असहमति जताई है। कहा, दीपावली हमारा पुराना त्यौहार है, इस दिन सभी लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं। भाजपा सिर्फ प्रचार की लगती है, सुबह शाम तक ड्रामा करती है, जबकि फिजूल खर्च नहीं होनी चाहिए। चुनाव के लिए प्रशासन की ओर से बीएसएफ की 13 बटालियन मंगाने पर उन्होंने कहा कि हम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव चाहते हैं। अधिकारियों को संविधान की कसम याद रखनी चाहिए, आयोग के आदेशों का पालन करना चाहिए। जनता के सामने सब फेल होंगे, हम संविधान की रक्षा करते हैं। अनुजेश यादव ने कहा कि मैंने कभी सपा में जाने की कोशिश की, न तो जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने बेहद सम्मान दिया है, यह सम्मान नहीं भी मिला तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही रहता। चाचा पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें, वो सम्मानित हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, उनके क्या साथ हुआ है पहले उसके जाने। मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है, उधर तो पूरे परिवार को घर जा जाकर पैर छूना पड़ा है। अब इसी से पता रहा है कि करहर की जनता क्या करेगी। सपा के कार्यकर्ता हमेशा लूट करते रहते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कभी भी लूट नहीं की। उसका पीडीए नहीं परिवार है। क्या किसी और सपा के साथ लड़ने की क्षमता नहीं है? पीडीए की बात कर रहे हैं तो किसी और को बाहर से बुलाकर टिकट दें। उपचुनाव में करहल में सपा अखिलेश यादव ने अपने भतीजे प्रताप यादव को उतारा है। भाजपा ने इस सीट पर सांसद धर्मेंद्र यादव को बानवे अनुजेश प्रताप यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। इसके बाद यहां चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला फूफा और भतीजे के बीच होगा। 2 महीने पहले सीएम योगी ने आगरा में कहा था कि राष्ट्र में बढ़कर कुछ नहीं, राष्ट्र तभी सख्त होगा जब हम